तो पीएमसी 2020 से एमकैट का टेस्ट ले रही है। अब वो 2020 से उन्होंने जो एमकैट का नाम चेंज करके कर दिया जी नेशनल एमडी कैट। नेशनल एमडी कैट मतलब नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल टेस्ट होगा। अगर मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बताऊं तो सिर्फ 7,811 बच्चे पास हुए, पासिंग क्राइटेरिया। सीट्स की बात करें तो सीट्स में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टोटल कराची के अंदर आप अंदाज़ा लगा लेंगे 35 to 3600 सीट्स हैं। ये दो चैलेंजेस कि जी हमारे पास मयारी तालीम एक्सेसिबल होना, दूसरा अफोर्डेबल होना, ये बड़े हमारे पास जो है वो समझे कि चैलेंजेस साल ब साल बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे टीचर्स हमेशा अच्छे कोचिंग सेंटर वाले हायर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट वजाहत अब्बास और आज हम अपनी पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे एमडी कैट के मुतालिक। हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कशन की थी डॉक्टर इबास से और हमें बहुत सारा फीडबैक मिला स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर आपने ये तो बता दिया कि डॉक्टर क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसको बनने के लिए जो पीएमसी का एग्ज़ाम है एमकैट, उसकी अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकेंगे। तो टुडे वी हैव इब्तिसाम विद अस। और इब्तिसाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र से खैरियत से हैं। अनकरीब हम इंशाल्लाह आपको भी डॉक्टर बोलना शुरू कर देंगे कुछ अरसे के अंदर, जैसे ही आप पास आउट होंगे इंशाल्लाह। आप बताएं रमज़ान कैसे चल रहे हैं, रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े कैसे चल रहे हैं, रूटीन रमज़ान कैसा कैसे है? चल रहे हैं? सर रूटीन तो बिल्कुल पहले से ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो टीचिंग इंडस्ट्री से है। डेंटिस्ट्री मैं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा ताल्लुक है वो टीचिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा रहता है एफिलिएशन। तो यूजुअली कोचिंग सेंटर्स में ये होता है कि जी इफ्तार से पहले तमाम क्लासेस हमने वाइंड अप करनी है, तो तकरीबन पूरा दिन ही निकल जाता है क्लासेस के अंदर, और फिर साथ में जो है वो ऑफिस को कंटिन्यू करना है। तो इन चीज़ों में लेकर समझें कि सुबह 9 से शाम 6 साढ़े 6 तक कंटिन्यूसली यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम बाकायदा अपनी पॉडकास्ट शुरू करते हैं और इब्तिसाम मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएँ। जो चीज़ें मैं थोड़ी सी जानता हूँ आपके मुतालिक वो ये कि जो मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस बनी थी वो ये बनी थी कि 89% इंटरमीडिएट कराची बोर्ड में लेने के बावजूद यू ऑप्ट फॉर BDS फ्रॉम KMDC। वरना जहन में ये होता है कि माशाल्लाह जब आपका 10,000 स्टूडेंट्स में से आपका तकरीबन रैंक 184 बना था तो यू ईज़िली गॉट एडमिशन इनटू DMC एंड अदर क्वालिफाइड MBBS इंस्टीट्यूट, लेकिन आप वहाँ पे गए। तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ की थी, फिर आप इंटरमीडिएट क्या हुआ और क्या पहले से इरादा था इस तरफ आने का, और जो ये इतना बड़ा अपने सरप्राइज़ दिया इसकी क्या वजह थी? अच्छा, स्टार्ट करते हैं 2016 से। तो 2016 में मेरा जो है वो मैट्रिकुलेशन हुआ विद 91 समथिंग परसेंट, 91 पॉइंट समथिंग। स्कूल मेरा था SM पब्लिक अकेडमी, जो कि कराची के जाने माने स्कूल में से एक है। उसके बाद अब 91% पर उस वक्त ये था कि आदमजी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता था, जो कि कराची के गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर 1 रैंक पर आता है। तो आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से 2018 में जो है वो मेरा इंटरमीडिएट हुआ विद 89%। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल लेते वक्त अपने जहन में प्रिपेयर कर ली थी, वो ये थी कि सर अगर प्री मेडिकल में मैं जा रहा हूँ तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली एक प्री मेडिकल का जो बच्चा होता है उसके जहन में दो चीज़ें होती हैं कि मैंने पहले नंबर पे अपनी फील्ड रखनी है जी MBBS, सेकंड पे रखनी है BDS को सेकंड पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में जॉब स्कोप जो है वो BDS का कम है। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ जॉब स्कोप कम है, लेकिन अगर आपका स्किल अच्छा हो तो आप अपना सेटअप करके आप काफ़ी चीज़ें जो है वो अच्छी कर सकते हैं। प्लस इसमें जो है वो आगे फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज खुल जाती हैं। तो प्री मेडिकल लेते वक्त मैंने एक चीज़ सोची थी कि जी मुझे करना तो BDS ही है। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह ये भी कह सकते हैं कि एक इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब ये है कि जी मेरे फादर भी डेंटिस्ट हैं, हमारा अपना डेंटल क्लिनिक है। बिल्कुल, हमारा फादर कितने अर्से से प्रैक्टिस कर रहे हैं? तकरीबन 33+ ईयर्स हो गए उनको प्रैक्टिस करते हुए। तो ये आप अपने घर में ही देखते आ रहे थे कि बिल्कुल, अब बचपन से जाना आना होता है। अपनी क्लिनिक है, पहले 2 क्लिनिक्स थी, अभी भी तकरीबन है, एक है और एक पे पार्ट टाइम होता है। तो जाना आना होता रहता था, अभी भी होता है।
तो ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। एक क्यूरियोसिटी होती है कि एक दवाई लिखने वाला डॉक्टर और एक डॉक्टर वो जो कि पेशेंट के मुंह में बैठ काम कर रहा है, एक डॉक्टर जो कि प्रोसीजरल वर्क कर रहा है। तो इसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हमारे पास चेंज होती हैं और एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर से एक डेंटिस्ट का जो तरीक़ाकार होता है वो कैसे डिफरेंट होता है, इन चीज़ों को देखने का शौक़ हुआ फादर को देखते हुए। इस तरह जो है वो इस फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फादर के थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती गई और कुछ कुछ चीज़ें जो कि बेसिक होती हैं वो सीखने को मिलती गई। तो इसलिए अब माइंड ये बन गया इंटरमीडिएट थ्रू आउट द कि जी करना तो बीडीएस ही है। एमडी कैट भी मैंने ये सोच कर दिया कि जी एमबीबीएस में एडमिशन हुआ तो हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है, करना मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी बीडीएस को ही है। खैर, लेकिन अमूमन हमारे पास कराची में स्पेसिफिकली ये क्राइटेरिया रहा है कि कम परसेंटेज जिन बच्चों की होती है, अमूमन 80s के अंदर जिन बच्चों की परसेंटेज होती है 70s 80s में, उनको बीडीएस में मिलता है। लेकिन अगर किसी बच्चे की 70s में परसेंटेज है, वो अपने दिमाग से निकाल दे कि उसको एमबीबीएस में कभी मिल पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरिट क्राइटेरिया साल ब साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये है कि अब मैंने मेहनत की थी, मेहनत कुछ इस तरीके से की थी कि जी हमने ऑप्ट तो बीडीएस करना है, लेकिन अपनी इंटरमीडिएट परसेंटेज को बेहतर करते हुए। तो इंटरमीडिएट परसेंटेज हमारी आई जो जी 89%। उसके बाद एमकैट का टेस्ट दिया। उस वक्त हुआ करता था एनटीएस, नेशनल टेस्टिंग सर्विस। ये एक अथॉरिटी थी जो कि सिंध गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है कराची के अंदर और पूरे थ्रू आउट द सिंध कि जी वो एमकैट का टेस्ट लेगी। तो उस वक्त एनटीएस का टेस्ट हुआ करता था। वो हमारे पास लास्ट ईयर था जब एनटीएस का टेस्ट हुआ, उसके बाद से थोड़े बहुत चेंजेस आना शुरू हुए और पीएमसी वगैरह ये चीज़ें आ गई। तो उस वक्त एनटीएस के टेस्ट में मेरे पास जो है वो टोटल 200 क्वेश्चंस हुआ करते थे। उसमें से मेरा जो स्कोर बना था वो 179 समथिंग बना था, और अगर मेरिट्स रैंक देखा जाए तो मेरिट रैंक जो है वो 184 आउट ऑफ 10,000 बना था। सही सही सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप ये भी बताइएगा इब्तिसाम कि ये हम देखते आ रहे हैं कि ये एम कैड हुआ, फिर वो एम कैड हुआ, फिर वो एनएमडी कैड हो गया, इसी तरह पीएमसी, पीएमडीसी। मेरे ख्याल से 98 से पहले तक तो दाखिले डायरेक्टली परसेंटेज पे मिलते थे। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं हमें। चलें इसकी हिस्ट्री पर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, 1998 से पहले हमारे पास मेडिकल का रुझान इतना नहीं था, प्लस इंजीनियरिंग का भी रुझान इतना नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो है वो बिज़नेस का रुझान ज़्यादा हुआ करता था लोगों में बनिस्बत किसी कॉरपोरेट लेवल या फिर किसी जो है वो डिग्री लेवल जॉब के लिए। तो उस वक्त ये हुआ करता था कि इंटरमीडिएट की परसेंटेजेस का जो मेरिट था वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। परसेंटेजेस भी अमूमन 70s 80s में आ जाया करती थी, ठीक है। तो उस बिना पर यह हुआ करता था कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जिसकी परसेंटेज 60% से अबव है उसको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट। कोई एंट्री टेस्ट नहीं देना है, किसी किस्म का एप्टीट्यूड नहीं देना है, किसी किस्म का ऐसा आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है जिसमें आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों में शऊर बढ़ता गया, रुझान बढ़ता गया, तो हमारे पास दो फील्ड्स क्लियर हो गई लोगों में कि जी एक मेडिकल है और एक इंजीनियरिंग है। बस इन्हीं दोनों के पीछे फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग पढ़ते गए। तो अब जब यूनिवर्सिटीज़ ने ये देखा कि इनके अंदर डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ उन्होंने ये किया कि जी अब हम बच्चों को उनके एप्टीट्यूड के लेवल पर चेक करेंगे। एप्टीट्यूड के लेवल पर चेक करने के लिए हमारे पास उस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मियां शहबाज शरीफ। 1998 में उन्होंने ये चीज़ इम्पोज की थ्रू आउट द पाकिस्तान इम्पोज की। अच्छा। पंजाब के थे लेकिन थ्रू आउट द पाकिस्तान उन्होंने ये चीज़ जो है इम्पोज कराई कि जी पहले जो है वो पंजाब में हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम प्रोविंसेस में होता चला गया कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस अब अपना टेस्ट लेकर बच्चों को एडमिशन देंगे। उस वक्त एक ही इदारा था हमारे पास पूरे पाकिस्तान में जो कि हर किस्म की टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता था, वो था नेशनल टेस्टिंग सर्विस। तो 1998 से लेकर 2018 तक जो है वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस मेडिकल कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट लेता रहा, जिसको हम एमकैट के नाम से पहचानते थे। भाई उसी मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट की बुनियाद पर बच्चों का एमबीबीएस, बीडीएस और फार्मेसी में टेस्ट हो जाया करता था। और ये 3 प्रोग्राम सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करते थे और कोई जो है वो चौथा या पांचवा कोई प्रोग्राम नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब हमारे पास जो है वो उस वक्त
एनटीएस को ऑथोराइज कौन करता था? तो एनटीएस को ऑथोराइज करने के लिए हमारे पास जो बॉडी थी गवर्नमेंट की, जो कि तमाम मेडिकल इदारों को भी ऑथोराइज करती थी, तमाम हॉस्पिटल्स को भी ऑथोराइज करती थी आज से 2 साल पहले तक, वो थी पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल मेन बॉडी थी गवर्नमेंट की, जो कि हर किस्म के मेडिकल कॉलेज, हर किस्म के मेडिकल इंस्टीट्यूट, हर किस्म के हॉस्पिटल को ऑथोराइज करती थी और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी वही देती थी, लाइसेंसिंग भी उसी के हाथ में था। तो उन्होंने 1998 से लेकर 2018-19 तक जो है वो यही चलाया कि जी एनटीएस टेस्ट लिया करेगा। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें फेडरल की तरफ आने लगी। बहुत सारी चीज़ें फेडरल की तरफ आने लगी का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे इदारे जो कि पहले प्रोविंशियल चला करते थे वो फेडरल होने लगे, और उसी असना में हमारे पास पीएमडीसी भी चेंज होकर पीएमसी हो गया, जो कि टोटल फेडरल गवर्नमेंट अब रन करती है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है, अब उसने ये कहा कि जैसा टेस्ट पहले लिया करते थे बिल्कुल वैसा ही होगा, बस कुछ चीज़ें चेंज होती जाएंगी। अब वो चीज़ें बहुत सारी थी, उसमें बहुत सारे कोर्स के हवाले से चीज़ें चेंज थी, उसमें क्राइटेरिया चेंज हो गया, उसमें और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो ये थी हमारे पास छोटी सी एक हिस्ट्री इसकी एमकेट की। अच्छा, इसमें अगर आप मुझे ये बताएं कि इसका जो अब इस वक्त पीएमसी एडमिशन टेस्ट लेती है, एंट्रेंस टेस्ट लेती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, और ख़ास तौर पे पिछले साल क्या हमारे पास स्टैट्स थे, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, ये इस पे थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, तो पीएमसी 2020 से एमकेट का टेस्ट ले रही है। अब वो 2020 से उन्होंने जो एमकेट का नाम चेंज करके कर दिया जी नेशनल एमडी-कैट। नेशनल एमडी-कैट मतलब नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल टेस्ट होगा थ्रू आउट द पाकिस्तान, तमाम प्रोविंसेस में एक ही टेस्ट हुआ करेगा। नेशनल टेस्ट है, थ्रू आउट द पाकिस्तान एक ही टेस्ट हुआ करेगा। उस टेस्ट के स्कोरिंग की बुनियाद पर हर स्टूडेंट को उसका एग्रीगेट अलॉट किया जाएगा और उसको उसकी सीट मिल जाएगी जिस हिसाब से उसका रैंक आ रहा होगा मेरिट लिस्ट के अंदर। तो 2020 से हमारे पास जो पीएमसी एमडी-कैट ले रही है उसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये कि फर्स्ट टाइम जब इन्होंने टेस्ट लिया 2020 में, तो उन्होंने ये कहा कि हम लेंगे कॉमन ऑफिशियल सिलेबस से टेस्ट। अब ये कॉमन ऑफिशियल सिलेबस क्या है? उन्होंने कहा क्योंकि कोविड का दौर उस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पर था, तो उन्होंने कहा कि हम सिलेबस रिड्यूस करेंगे और वो टॉपिक्स डालेंगे जो कि फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड दोनों में कॉमन है। सिमिलरली अगर वो केपीके के अंदर ले रहे हैं तो वो टॉपिक से टेस्ट लेंगे जो कि केपीके बोर्ड और फेडरल में, इसी तरह तमाम प्रोविंस के साथ। उन्होंने कहा कि जी हम कॉमन ऑफिशियल सिलेबस से टेस्ट लिया करेंगे। कॉमन ऑफिशियल सिलेबस से टेस्ट लिया, लेकिन मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होने का मतलब ये था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ आसान डाल दी, कुछ चीज़ें मुश्किल डाल दी। उस वक्त बच्चों को प्रमोट भी कर दिया गया था इंटरमीडिएट की तरफ से, कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, कोविड का दौर चल रहा था, तो इसलिए जो है वो टेस्ट का क्राइटेरिया थोड़ा सा आसान था और मेरिट जो है वो बढ़ गया। उसके बाद 2021 के अंदर लास्ट ईयर दूसरा टेस्ट हुआ है इनका। लास्ट ईयर इन्होंने कहा कि अब आइंदा के लिए हमेशा हम थ्रू आउट द पाकिस्तान फेडरल बोर्ड को फॉलो करेंगे। उन्होंने ये बात कही तो सही, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें आई, कुछ ग्लिचेज आए। ग्लिचेज इस तरह से कि बच्चे को वो लगता है कि ग्लिचेज हैं, लेकिन एज अ टीचर अगर मैं देखूं तो ये देखते हैं कि जी हमारे पास जो उन्होंने फेडरल बोर्ड का सिलेबस कहा था, फेडरल बोर्ड के सिलेबस का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक्स जो कि अपने बोर्ड यानी सिंध बोर्ड या पंजाब बोर्ड या केपीके बोर्ड या बलूचिस्तान बोर्ड उसमें अगर कॉमन है और वो लिंक्ड हो रहे हैं तो वो भी लाजमी पूछे जाएंगे। तो लास्ट ईयर यही हुआ कि फेडरल बोर्ड से भी आया और कुछ लिंक टॉपिक्स जो कि सिंध बोर्ड से भी थे उनसे भी टेस्ट आया। अब अगर लास्ट ईयर के स्टैट्स की बात करें तो लास्ट ईयर के स्टैट्स में मेरे पास थ्रू आउट द पाकिस्तान अराउंड 35,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए टेस्ट में, और ओनली 35,000 समथिंग। और अगर मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बताऊं तो सिर्फ 7,811 बच्चे पास हुए। पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग रेशियो ये था। अच्छा, इसकी परसेंटेज कितनी बनी हुई? 22%। 22% बच्चा सिर्फ और सिर्फ पास कर पाया, क्योंकि उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया रख दिया था 65% एटलीस्ट स्कोर करना है आपने। और स्कोर कितने में से करना है भाई? 210 में से कम उसका 65% होना चाहिए आपके पास। 65% स्कोर होगा तो आप एमकेट के टेस्ट में क्लियर हैं। और इस साल भी यही है। इस साल भी उन्होंने यही कहा है कि जी फेडरल बोर्ड को हमने फॉलो करना है,
लेकिन फिर वही बात के जो लिंक टॉपिक्स हैं हमारे पास वो भी शामिल होंगे। ये बात वो कहते नहीं है लेकिन पेपर में वो देते हैं लाजमी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया था। अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची से लास्ट ईयर जो है वो बच्चा जिसने टेस्ट दिया वो अराउंड 14,000-15,000 बच्चा था। कराची से जो बच्चा जा रहा है वो टेस्ट के लिए 14 to 15,000 जा रहा है। और अगर हम टेस्ट इसकी बात करें, किसकी सीट्स की बात करें, तो सीट्स में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टोटल कराची के अंदर आप अंदाज़ा लगा लेंगे 35 to 3600 सीट्स हैं। और बच्चा कितना दे रहा है टेस्ट? 14-15 हज़ार में से सिर्फ 3500 सीट्स, यानी 30% मुश्किल से, 30% भी नहीं है, ठीक है। तो 14-15 हज़ार में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है भाई, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर 3500 समथिंग सीट्स हैं। इसमें से हमारे पास पब्लिक सेक्टर की सीट जो है वो अराउंड 1500 समथिंग है और प्राइवेट सेक्टर की सीट्स 1900 समथिंग है। और ये क्राइटेरिया था और सीट्स की एलोकेशन। अच्छा, मेरा यहाँ पे सवाल है कि जो ख़ास तौर पे कराची इंटरमीडिएट के बच्चे हैं या अमूमन सिंध बोर्ड टेक्स्ट बोर्ड के बच्चे होते हैं जो सिंध भर में एग्ज़ाम्स देते हैं प्री मेडिकल का, उनके सिलेबस में और पंजाब के सिलेबस में और फेडरल के सिलेबस में बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है। और हमने देखा कि सबसे ज़्यादा सफ़र उन्हीं बच्चों ने किया है। इसको पंजाब इसको इस फ़र्क को कराची और सिंध का बच्चा कैसे कवर कर सकता है? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना फेडरल के सिलेबस की, सिंध के अलावा तमाम सूबे आहिस्ता आहिस्ता फेडरल के सिलेबस पर अपना कोर्स शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और बच्चों के लिए भी ये फ़ायदा है कि बच्चों को नई और अच्छी चीज़ें बेहतर तरीके से पढ़ने को मिल रही हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा अलमिया है कि सिंध में हमारे पास जो है वो अभी तक 35 ईयर्स पुराना कोर्स चल रहा है, जो कि आपने भी पढ़ा, जो कि मैंने भी पढ़ा, जो कि 35 साल से किताबें चलती आ रही हैं। ये 35 साल पुरानी किताबों का ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज सिंध का बच्चा पीएमसी के एमडी कैट को मुश्किल समझता है और उसके अंदर जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, क्योंकि उसने कभी फेडरल बोर्ड पढ़ा नहीं, उसने वही किसी बड़ी टॉपिक्स पढ़े, वही चीज़ें पढ़ी। तो अब तमाम सूबों में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है वो अवेयरनेस आ रही है, तो वो अपने अपने कोर्स को रिवाइज कर रहे हैं। सिंध के अंदर भी कोर्स रिवाइज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन एक इसमें से एक पॉजिटिव पॉइंट मैं निकालना चाहूँगा, जो कि एज अ टीचर मुझे पता है कि जी कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं पिछले साल कुछ अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग कुछ सिलेबस की आई हैं कि जी हमने अब सिंध के कोर्स को रिवाइज करके फेडरल के ऊपर शिफ्ट करना है। और ये इम्प्लीमेंट भी हुआ। कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? ये 9 और मैट्रिक की किताबों में चेंज हुआ। 9 और मैट्रिक की किताबें टोटली अब उन्होंने फेडरल बोर्ड के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया। और इस साल मैं अगर एज अ टीचर बात करूं कि हमने जो कोचिंग सेंटर्स के अंदर और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई हैं किताबें 9 मैट्रिक की, वो सारी फेडरल बोर्ड की किताबें थी। तो ये है कि अब एक चीज़ चेंज हुई। सेकंड थिंग उन्होंने ये की कि लास्ट ईयर ही अनाउंसमेंट किया है कि हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की भी कुछ कुछ किताबें ईयर बाय ईयर चेंज करते जाएंगे। और उसमें अगर मैं फिज़िक्स की बात करूं तो फिज़िक्स के अंदर उन्होंने एक मॉडल भी दे दिया कि हम इस मॉडल के ऊपर अब नए साल से आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जो कि तकरीबन वही फेडरल के मॉडल के ऊपर है। रही बात इस बात की कि एक बच्चा जो कि अभी फ़िलहाल इस साल सिंध का टेस्ट दे रहा है, जिसने कभी फेडरल बोर्ड की किताब नहीं पढ़ी, एक बच्चा जो कि बलूचिस्तान बोर्ड से, एक बच्चा जो कि केपी के बोर्ड से, जिसने फेडरल की किताब नहीं पढ़ी, वो अपने इस चीज़ को कैसे ओवरकम करे, इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करे, उसमें एक पॉइंट सबसे क्लियर ये होना चाहिए कि उस बच्चे के दिमाग में पहले तो अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि उसको करना क्या है, उसको फील्ड कौन सी लेनी है, आया उसको एमबीबीएस करना है, आया उसको बीडीएस करना है, आया उसको जो है वो इस फील्ड को कंटिन्यू करना भी है या नहीं। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो अपना एक मोटिव बना ले कि जी मैंने टेस्ट में अपेयर होकर टेस्ट क्लियर करके सीट एक्वायर करनी ही करनी है। जब वो अपना मोटिव बना लेगा तो उसमें फिर उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे कि अब मैंने प्रिपेयर कैसे करना है। जहाँ तक बात रही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, तो यूजुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं अगर टॉपिक्स की बात करूं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड में सिमिलर है, जो कि फेडरल बोर्ड और केपी के बोर्ड में सिमिलर है। तो अगर एक बच्चा जो कि एमडी कैट देने के लिए जा रहा है तो वो अपने इंटरमीडिएट के दौरान ही अगर उसके पास टाइम बचता है तो वैसे बच जाता है। यूजुअली अब बच्चों के पास जो है ना वो टाइम बच रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, कॉलेज की क्लासेस लेनी नहीं होती। जब कॉलेज की क्लासेस लेनी नहीं है तो शाम में सेंटर जाना है, सेंटर के अलावा बाकी पूरा दिन आपके पास फ्री है। तो कुछ टाइम जो है वो निकाल कर वो टॉपिक्स फेडरल से भी गो थ्रू कर ले। उससे क्या फ़ायदा होगा, 2 साल बाद जब वो एमकेट की तैयारी करने जाएगा
जिसको हम MD कैट भी कहते हैं। MD कैट की तैयारी करने जाएगा तो उस वक्त उसको पहले से कुछ चीज़ें उसके दिमाग में मौजूद होंगी। अच्छा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, किन किन चीज़ों की तैयारी करनी होती है, लॉजिक भी क्या इसमें है? तो सर हमारे पास हमेशा से सब्जेक्ट्स सेम ही होते आए हैं। 2021 में सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक पोर्शन का इजाफा हुआ, उससे पहले 4 सब्जेक्ट सिमिलर थे 1998 से लेकर अब तक। हमारे पास ये जो टेस्ट लिया जाता है ये साइंस सब्जेक्ट्स की बेस पर लिया जाता है। लास्ट ईयर इन्होंने 2021 में एक और पोर्शन इंक्लूड कर दिया है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसको कहते हैं IQ रीजनिंग। ये इन्होंने अभी ऐड किया है, लेकिन आगा खान और ज़ियाउद्दीन जो कि प्राइवेट हैं, ये अपने टेस्ट में ये IQ के पोर्शन के नाम से पहले से ही ले रहे हैं तकरीबन 8-10 साल से। इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हम नम्स कहते हैं, वो आर्मी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बेसिकली, वो भी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट पहले से ले रही हैं। फेडरल बोर्ड ने, PMC ने अभी शामिल किया है लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग, जिसको IQ कहते हैं। सही। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अब आप थोड़ा सा बात करें कि इस वक्त बच्चे जो इंटरमीडिएट में है, इस वक्त वो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी देगा और साथ साथ उसको MCAT को प्रिपेयर भी करना है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब एक बच्चा जो कि इस साल MCAT का टेस्ट देने जा रहा है, मतलब 2021 के अंदर MCAT का टेस्ट देने जा रहा है, और 2022 में ही उसको इंटरमीडिएट भी देना है। तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि उसके पास टाइम कितना है और किस हिसाब से है। मैं करंट स्टेट्स की बात करता हूँ तो हमारे पास अभी फ़िलहाल जो ऑफिशियल डेट आई है बोर्ड के एग्ज़ाम की, इंटरमीडिएट की, वो आई है 17 जून। तो आप लगा लें कि बच्चे के पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ है इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के लिए। और MCAT की जो PMC ने ऑफिशियल डेट अनाउंस की है इस साल के लिए, वो है 30 अगस्त टिल 30 सितंबर। मतलब अगस्त और 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक में होगा। मतलब आप ये समझ लेंगे 30 सितंबर में चलेगा। तो उसके बाद जो है वो, अगर इस पोर्शन को देखा जाए तो जब वो बच्चा अपना एग्ज़ाम देकर जून में एग्ज़ाम देकर फारिग होगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ जुलाई अगस्त बचेगा। सही। तो 2 महीने में हम 6 नई किताबें तो नहीं पढ़ सकते, सही। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो किताबें जो हमें 2 साल में पढ़ाई जाती हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम उनको गो थ्रू करें डीपली और उनकी प्रैक्टिस भी करें, उनके MCQs भी करें सिर्फ 2 महीने में? नॉट पॉसिबल। तो इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए ये गोल्डन टाइम होता है कि जब वो अपना इंटरमीडिएट का एंड कर रहा है, उस वक्त 4 महीने पहले से उसको स्टार्ट करनी होती है तैयारी। अमूमन इंस्टीट्यूट्स भी इसी वक्त स्टार्ट कराते हैं 3-4 महीने पहले, ताकि बच्चे के पास एक लैब्स हो, टाइम ऑफ लैब्स, जिसमें वो चीज़ें प्रिपेयर कर सकें। अब उसमें एक बच्चा जो कि सेकेंड ईयर पढ़ रहा है, वो कैसे करे? वो इस तरह करेगा कि जी वो सेकेंड ईयर के फेडरल बोर्ड की किताबें उठाएगा। जो टॉपिक्स वो डेली बेसिस पे पढ़ रहा है, जो टॉपिक्स वो अपने सेकेंड ईयर पढ़ रहा है, उन्हीं को साथ साथ पैरेलल में चलाए फेडरल बोर्ड के साथ, और साथ साथ उनके MCQs की प्रैक्टिस करता जाए। जब वो एग्ज़ाम देकर फारिग होगा तो उसके पास सिर्फ 2 महीने बचेंगे। उन 2 महीनों के अंदर वो फर्स्ट ईयर की किताबें उठाएगा। अभी फर्स्ट ईयर की किताबें क्यों नहीं उठानी? क्योंकि अभी बच्चा जो कि सेकेंड ईयर कर रहा है सर, वो अगर फर्स्ट ईयर की किताबें उठा लेता है तो उसका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, उसको कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाएगा बच्चा। तो बेहतर हम ये कहते हैं, तमाम टीचर्स ही बच्चों को ये कहते हैं कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर की किताबें उठानी है और सेकेंड ईयर के टॉपिक्स फेडरल बोर्ड से गो थ्रू कर लीजिए, फेडरल बोर्ड से पैरेलल में चलाएं। जो चीज़ आप आज पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को थोड़ा सा टाइम देकर एक्स्ट्रा फेडरल बोर्ड से पढ़ लें, ताकि ऐसी चीज़ें जो कि पॉइंट्स नए हैं वो आपको क्लियर होते जाएं, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इन दी एंड आपके पास 2 महीनों में फर्स्ट ईयर की तैयारी करें और आखिर में जो है हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम बच जाता है, 15-20 दिन का, जिसमें हम MCQs की पास्ट पेपर्स और इसे प्रैक्टिस पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं। इस तरीके से हमारा। अच्छा इब्तिसाम, ये बताइएगा कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो खुद तैयारी करे, सेल्फ स्टडी करे, इज़ इट पॉसिबल? देखिए, असबाब की दुनिया में अगर हम देखें तो ये एक बच्चे की लेवल से अगर मैं सोचूं, अगर मैं स्टूडेंट होता उस वक्त मैं ये सोचता कि मैं खुद से तैयारी कर पाऊँ, तो मैं कहता मैं नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में ये सोच होती कि मैं नहीं कर सकता। जब तक उस बच्चे को कोई गाइडेंस ना मिल जाए प्रॉपर तरीके से, वो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। अब वो गाइडेंस चाहे किसी भी सूरत में हो सकती है। वो बच्चा जो है वो इंटरनेट से उठा सकता है गाइडेंस, ऑनलाइन उठा सकता है, वीडियोस देख सकता है, अपने टीचर से पूछ सकता है, किसी मेंटोर से पूछ सकता है, किसी सीनियर स्टूडेंट से पूछ सकता है जो कि इस फेज से गुजरा है। तो जब तक उस बच्चे के पास गाइडेंस नहीं होगी, वो सेल्फ स्टडी भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं ज़रा, एक बच्चा खुद से घर पर प्रिपेयर करना चाह रहा है तो वो कैसे करे? एक MCAT
में अपेयर होने वाला बच्चा अगर खुद से प्रिपेयर होना चाह रहा है तो उसके लिए पहली चीज़ तो उसको ये है कि अपने इंटरमीडिएट का कोर्स एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ख़त्म करके प्रिपेयर कर ले, अगर उसको सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके बाद 2 महीने के अंदर वो फिर वो चीज़ें उठाएगा जो कि फेडरल बोर्ड की होंगी। फिर उसके लिए ये है कि भाई आप जो है वो अपने सीनियर से पूछें या फिर जो है वो किसी टीचर से गाइड लें कि जी मैं किस तरीके से करूं। तो उसमें पहली चीज़ ये होती है कि आप फेडरल बोर्ड की किताबें उठाकर उनके टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फेडरल बोर्ड के टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए और साथ साथ हमारे पास बहुत सारा प्रैक्टिस मटीरियल मौजूद है जो कि इंटरनेट पर भी मौजूद होता है, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उन पर भी मौजूद होता है, जो कि हमारे पास मार्केट में हार्ड कॉपी की सूरत में भी आता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी अपने नोट्स और अपने जो हैंडआउट्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस मटीरियल होता है वो मार्केट में रखते हैं ताकि बच्चा उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इन चीज़ों को उठाए और आखिर में सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। पहला मोटिव उसका ये होना चाहिए कि मैंने कोर्स को ख़त्म करना है। दूसरा मोटिव कि फेडरल बोर्ड के कोर्स को पैरेलल लेकर साथ साथ गो थ्रू करना है। तीसरा मोटिव कि जी हमने MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। अब एक बच्चा जो कि किसी एप्टीट्यूड के इदारे में नहीं इनरोल्ड या कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से जो है वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा, खुद से कर रहा है, उसके लिए एक चीज़ होती है कि वो MCQs की प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि उसके बगैर उसके लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी कि वो किसी गाइड से भी नहीं पूछ रहा है या फिर किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं है, किसी टीचर से कंसल्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए फिर ये है कि जी वो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करे। MCQs सॉल्व करने से ये होगा कि उसके अंदर जो MCQs का फेयर होता है, देखें ये जो हमारे पास MCAT का एग्ज़ाम होता है ना, ये बेसिकली फेयर के ऊपर होता है। इट्स ऑल अबाउट डर का बिजनेस, समझ रहे? डर का बिजनेस का मतलब ये है कि बच्चे के फेयर से खेला जाता है। बच्चे को आसान चीज़ें देकर मुश्किल वे में पूछी जाती हैं और बच्चे को डरा कर उसके कॉन्सेप्ट्स शेक करने की कोशिश की जाती है। जब शेक करता है बच्चा तो उस वक्त जो है वो पजल हो जाता है। अब मसला ये है कि वहीं पे पॉइंट ख़राब होता है। अगर वो अपने हवास को वहाँ पे काबू नहीं रख सका तो वो वहाँ चीज़ गलत करके आएगा। इसी हवास को काबू रखने के लिए, इसी डर को ख़त्म करने के लिए जो होती है चीज़ वो ये है कि पहले से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल MCQs की प्रैक्टिस कर ली जाए। तो एक बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको फोकस करना है कि मैं कॉन्सेप्ट बनाने के साथ साथ अपना 70% टाइम, 70 to 80% टाइम प्रैक्टिस के ऊपर लगाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सही। अच्छा, अगर वो सेल्फ नहीं कर सकता, और आपने बताया कि सेल्फ करना पॉसिबल तो है लेकिन विदाउट एनी मेंटोर, विदाउट टीचर्स, विदाउट गाइडेंस ये एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो अगर वो कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करता है, किसी एप्टीट्यूड प्रिपरेशन टेस्ट के इदारे को ज्वाइन करता है जिसको प्रिपेयर करता है, तो वहाँ पे जाने के क्या फ़ायदे और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सर, फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बच्चा जो कि अपने इंटरमीडिएट से ही कोचिंग सेंटर जाने का आदी है, क्योंकि सर अगर देखा जाए अमूमन हमारे पास जो बच्चे होते हैं इंटरमीडिएट के, उनमें ज़्यादातर रुझान ये होता है कि मैंने कॉलेज तो जाना नहीं है और मैंने घर में भी नहीं पढ़ना। मैंने एकेडमी जाना है शाम में, वहाँ से 2 घंटे की क्लास लेकर और उसके बाद जो है वो बस जो कोचिंग सेंटर में पढ़ा दिया गया, जो टीचर ने पढ़ा दिया उसको प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। मैंने और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी। तो अब एक बच्चा चूँकि 2 साल इस फेज से गुजरा है, वो अब अचानक जो है वो कोचिंग सेंटर से किनारा कशी इख्तियार कर ले तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी चीज़ों को समराइज़ करना। और अब तो इसीलिए उस बच्चे के लिए थोड़े से जो है वो हमारे पास हम कहेंगे कि इसके नुकसान कम है, फ़ायदे ज़्यादा हैं। लेकिन एक बच्चा जो कि साथ साथ खुद पढ़ने का भी आदी था, घर में सेल्फ स्टडी करने का भी आदी था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो कोचिंग सेंटर से प्रिपेयर नहीं करता। उसको सिर्फ और सिर्फ मटीरियल मिलना चाहिए और उसको जो है वो आगे की मशाल राह खुद ही जो है वो दिख जाएगी, क्योंकि हिकमत की बातें वो पहले पढ़ चुका होगा। सिर्फ उसको जो है वो चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, प्रिपेयर करनी है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, लेकिन देखें ना, एक कोचिंग में जाने का फ़ायदा एटलीस्ट ये होता है कि आपके पास एक डिसिप्लिन आ जाता है, आपका एक टाइम टेबल बन जाता है और आप पाबंद हो जाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि सर सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे पास जो है ना वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ मोबाइल है, दूसरा उस मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया, जो कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। अब कोचिंग सेंटर के अंदर ये डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी ओवरकम हो जाती है कि बच्चा उस पर्टिकुलर टाइम में पाबंद हो जाता है। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कोचिंग सेंटर भी इस काबिल हो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग सेंटर जाके बिगड़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये कोचिंग सेंटर के एनवायरनमेंट के ऊपर भी होता है और इसके अलावा टीचर जो आपको मिला हुआ है
उसके ऊपर भी होता है कि टीचर आपके साथ कोऑर्डिनेट करके किस तरीके से चल रहा है। अगर टीचर आपको तवज्जो नहीं दे रहा तो फिर बच्चे के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं कि बच्चा कहेगा सर टीचर तो जो है वो हमारी बात ही नहीं सुनता। लेकिन इसमें इब्तिसाम, इसमें चैलेंज एक यहाँ पे ये आता है, जो हम अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं और बात कर रहे होते हैं, इसमें चैलेंज ये आता है कि अच्छे कोचिंग सेंटर का मोहल्ले की सतह पे मिलना, क्योंकि अगर दूर होगा तो जाने आने में घंटा खर्च होगा, पैसे खर्च होंगे, और सबसे बड़ा आपकी एनर्जी, आप जब वापस आएंगे तो आप इस काबिल ही नहीं होंगे कि आप लेके बैठ सकें। तो अच्छे कोचिंग सेंटर का मिलना और उसको अफोर्ड करना, ये सारी चीज़ें सर ये दो बड़े चैलेंजेस हैं ये मौजूद तो नहीं जो है ना आहिस्ता मास्टर के आहिस्ता अंदर। से बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे पास। ये दो चैलेंजेस कि जी हमारे पास मयारी तालीम एक्सेसिबल होना, दूसरा अफोर्डेबल होना, ये बड़े हमारे पास जो है वो समझे कि ये चैलेंजेस साल ब साल बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे टीचर्स हमेशा अच्छे कोचिंग सेंटर वाले हायर कर लेते हैं और उनके पैसे भी अच्छे और होते फिर हैं। उनके जो आपके चार्जेस हैं वो भी उस हिसाब से ज़्यादा होते हैं। तो एक नॉर्मल बच्चा जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि वो ट्रैवल एक्सपेंस भी बेयर करे, हाँ, प्लस वो उसके बाद उसकी कोचिंग सेंटर की फ़ी जो कि एनुअल लमसम अमाउंट में ले ली जाती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ज़्यादातर अच्छे कोचिंग सेंटर्स मंथली फ़ी नहीं लेते, वो लेते हैं थ्रू आउट द ईयर पूरी एक साथ, और हाँ 40,000 to 50,000 वो एक ही दफ़ा में ले लेते हैं। अब एक बच्चे के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है वो 40,000 to 50,000 एक साथ देना, फिर हर मंथ उस बच्चे के एक्सपेंसेस जो कि किताबों के, नोट्स के, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके बेयर करना, प्लस उसके बाद जो है ट्रैवल एक्सपेंस बेयर करना। और अगर वो एम कैड या ई कैड में ले ले तो 50,000 एडिशनल है। अगर वो अपने इंटरमीडिएट के दौरान ही दे दे, एडमिशन ले लेता है किसी इदारे में, तो 50 से 55,000 रुपये उसके वहीं देने आपने, ठीक है। तो ये तकरीबन आप समझें कि इंटरमीडिएट आपको 3 से 4 लाख रुपए में पड़ जाता है एप्टीट्यूड की तैयारी के साथ, सही है, अगर आप किसी अच्छे इदारे के साथ करें। अच्छे दागे साहब। तो ये बहुत बड़े चैलेंज हैं जो बहरहाल हर बच्चे की दस्तरस में नहीं है। मुश्किल है। तो अब ये है कि ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका, कोचिंग सेंटर का, या फिर अगर बोलें कि किसी इदारे में जाके पढ़ने का। एडवांटेजेस जहाँ ज़्यादा हैं, नुकसानात भी हैं बच्चे के लिए, तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे चल रही हैं। तो अब ये है कि अब अगर हम बात करें इससे बच्चे को थोड़ा सा कैसे जो है वो रिलीफ मिल सकता है, या पेरेंट्स को कैसे रिलीफ मिल सकता है, तो एक चीज़ होती है, कुछ हमारे पास जो है वो ऑनलाइन अकेडमीज़ भी हैं जो कि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि आपके लिए दो चैलेंजेस ओवरकम हो जाते हैं एक साथ एट अ टाइम। हमारे पास वो चीज़ एक्सेसिबल भी है, आपको कहीं ट्रैवल भी नहीं करना, प्लस आपको जो है वो एक मुनासिब कीमत के अंदर, जिस मतलब आप कम समझें कि अगर एक सेंटर वाला जो है वो 50 से 55,000 रुपये ले रहा है, तो ऑनलाइन अकेडमी इसका 1/3 भी नहीं ले रही होती। तो ऑनलाइन अकेडमीज़ के अंदर आप अगर रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको जो है वो घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि कराची में 80% बच्चा जो है वो इस नेचर का होता है कि जब तक उसके ऊपर डंडा न रखे सर पे, तब तक वो काम नहीं करता, तब तक वो खुद से लेकर नहीं बैठता। कोचिंग सेंटर वाले 6 घंटे एप्टीट्यूड की क्लासेस में बच्चों को बिठाकर यही काम करते हैं कि बच्चों के सर पे खड़े होकर उनको प्रिपेयर कराते हैं। सही। टीचर जो है वो बच्चों को साथ साथ प्रैक्टिस कराते हैं ताकि एक बच्चा जो है वो एक समझे कि एक सीधी राह में चलता रहे। तो ऐसा बच्चा जो कि बहुत सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, जिसको ये मसले हों कि वो खुद से ना बैठ पा रहा हो, तो डेफिनेटली ऑनलाइन एकेडमी उसका एक बेहतर हल नहीं होगी। उसको डेफिनेटली पैसे खर्च करके उसको टाइम निकालना पड़ेगा, चीज़ें करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग हैज़ इट ओन प्रोस एंड कॉन्स। सही। अच्छा, फाइनली मैं सिर्फ आपसे ये बात करूँगा कि जिस तरह से आप लोग इसमें माइंडर एकेडमी के अंदर तैयारी कराते हैं, उसका क्या पैटर्न है, कैसे लेके चलते हैं, और अगर कोई बच्चा MD कैड पढ़ना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? मैं अगर अपनी स्पेसिफिकली बात करूँ माइंडर एकेडमी के अंदर, तो 2017 से हमारे पास माइंडर एकेडमी जो है इंटरमीडिएट और एप्टीट्यूड के अंदर सरगर्मियाँ अपनी जो है वो स्टार्ट कर चुकी है, प्रिपरेशन करा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं इसके अंदर। तो स्पेसिफिकली मेरा यहाँ पे जो है वो, अगर मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से बात करूँ, क्योंकि मैं तमाम इदारों के अंदर केमिस्ट्री की टीचिंग से रिलेटेड जो है वो एफिलिएटेड हूँ मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर, और स्पेसिफिकली माइंडर एकेडमी के अंदर भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ही डील कर रहा होता हूँ। इसमें MD कैड के कोर्स कोऑर्डिनेशन और इसके अलावा कंटेंट कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें देख रहा होता हूँ। तो मैंने जहाँ तक पिछले साल, 1 साल के अंदर ऑब्जर्व की चीज़ यहाँ पे, वो ये है कि जी बहुत सारी एकेडमीज़ के मुकाबले में काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड की जा रही हैं। मतलब अगर हम बात करें
स्पेसिफिकली किसी एक कोर्स की, जैसे मैं बात करता हूँ एमडी कैट के बायोलॉजी के कोर्स की, तो बायोलॉजी के कोर्स में हमारे पास सबसे पहले एक चैप्टर के अंदर हर टॉपिक के वीडियो लेक्चर मौजूद हैं जो कि लर्निंग ग्लास के ऊपर बनाए गए हैं। अब लर्निंग ग्लास काफ़ी जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद उस टॉपिक की वीडियो से रिलेटेड असेसमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये एमडी कैट या फिर कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये है कि आपकी यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा चेक किए जाते हैं। मेमोरी भी चेक की जाती है, लेकिन मेमोरी कम चेक की जाती है एज़ कम्पेयर टू आपके कॉन्सेप्ट्स। तो आपने कॉन्सेप्ट्स को ही बेहतर बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ साथ साथ हर वीडियो के साथ एमसीक्यूज़ के पैटर्न जो है वो रखे हुए हैं क्विज़ेस की फॉर्म में। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें एमसीक्यूज़ बैंक मौजूद है जो कि हर चैप्टर के एंड में मौजूद है। प्लस हमारे पास एमसीक्यूज़ बैंक के साथ साथ उस पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स हैंडआउट की शक्ल में मौजूद हैं जो कि हम जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और हमारे पास इसके अलावा हर वीक के एंड में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होता है हर बच्चे के हर एलएमएस के ऊपर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर तमाम चैप्टर्स का वीकली मॉक टेस्ट लिया जाता है। अब वीकली मॉक टेस्ट लेने के बाद हम ये करते हैं कि हर सब्जेक्ट टीचर वीकली मॉक टेस्ट की डिस्कशन भी करता है बच्चों के साथ अगले दिन लाइव सेशन लेकर। तो ये 4-5 बेसिक चीज़ें जो है वो हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे बेहतर तरीके से बच्चा कोई भी अपनी चीज़ों को जो है वो कर सकता है। पहली चीज़ ये कि अब बच्चे के लिए आसानी हो गई कि बच्चे के पास एलएमएस मौजूद है, उस एलएमएस में वो 24/7 एक्सेसिबल है। किसी भी वक्त देखना किसी भी चाहे, वक्त कोई भी देखना लेक्चर रिपीट करना चाहे, एमसीक्यूज देखना चाहे, बिल्कुल वो क्विज़ेस जिस टाइम जितनी दफ़ा अटैम्प्ट करे अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, जितनी मरतबा वीडियोस देखे, जितनी मरतबा मॉक टेस्ट मुख्तलिफ किस्म के अटैम्प्ट्स करे, उसके लिए फ्री ऑफ आप जो है समझ लें कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि बच्चा सिर्फ एक दफ़ा एक ही मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, नहीं, या दोबारा उसको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। वन टाइम पेमेंट है हमारे पास, उसके बाद जो है वो बच्चा थ्रू आउट द सेशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमसे बेनिफिट्स ही ले रहा होता है। इसके अलावा एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे को टैकल करती है वो ये है कि अगर कोई चीज़ बच्चे को वीडियो देखने से समझ ना आए तो क्या करें। तो हमारे पास इसके लिए 2 चीज़ें मौजूद हैं। पहली चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें 24/7 बच्चे को उसकी क्वेरीज़ के रिप्लाइज मिल जाते हैं उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से। दूसरी चीज़, अगर फिर भी स्टिल उस बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वीक में एक दफ़ा हम लाइव सेशन लेते हैं जिसमें हम उन तमाम क्वेरीज़ को टैकल कर लेते हैं बच्चे के सामने और विद न डिटेल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक सर्विसेज जो है माई इंटर अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी बच्चा चाहे वो इंटरमीडिएट का हो या एमडी कैट की तैयारी करने के लिए आ रहा हो, उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सही। इब्तिसाम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में हमें पीएमसी, एमडी कैट और तमाम चीज़ों को बड़ी अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया। आखिर में अगर आपका कोई मैसेज है उन बच्चों के लिए जो इस वक्त सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, एम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप मैसेज दें। इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे। एज अ टीचर, एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर, एज अ एप्टीट्यूड एक्सपर्ट, मैं बच्चों को जो पिछले 3 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ मुख्तलिफ सेंटर्स में, उस बुनियाद पर मैं सिर्फ बच्चे को ये कहना चाहूँगा, एक पहली बात कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आप पहले तो एक बात याद रख लीजिए कि एमकेट की तैयारी के साथ साथ अपने इंटरमीडिएट को इक्विलिब्रियम में लेकर चलना है, यानी बैलेंस में लेकर चलना है, और किसी भी वजह से एमकेट की तैयारी को अपने इंटरमीडिएट के ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर आपने ये काम किया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी। उसकी वजह ये है कि हमारे पास इंटरमीडिएट की एटलीस्ट 60% होगी तभी आप एलिजिबल हैं टेस्ट में बैठने के। अगर इंटरमीडिएट की 60% नहीं है, खुदा न खासा 60% से कम आ रही है, तो आप टेस्ट में बैठने से भी एलिजिबल, आप रेस से ही बाहर हो गए। आप ही समझ लें कि आपको ग्राउंड में आने से पहले जो है वो उन्होंने पवेलियन से ही वापस भेज दिया। तो ये है कि किसी भी वजह से आपने उस चीज़ को हावी नहीं होने देना। अपना मेन मोटिव हमेशा अपना इंटरमीडिएट बनाएं और साथ साथ अपने एमडी कैट को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। जब आप एग्जाम से फारिग हो जाते हैं तो फिर फुल फ्लैश आप जो है वो टोटली एमडी कैट को लेकर चलें। सेकंड थिंग, बिल्कुल भी हमारे पास जो, अगर हम बात करें इंटरमीडिएट के बच्चे की, तो वो 2 चीज़ें जो है ना वो लेके सोच रहा होता है कि मैंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस करना है, एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस करना है। सही है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि बीडीएस नहीं मिला, फिर क्या करेंगे? तो ज़्यादातर बच्चा मैं पिछले 5-6 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ कि वो फिर रिपीट करता है एमकेट को। फिर दोबारा जब उसका जो है वो एमकेट में नहीं हो पाता मामला,
जब उसको सीट नहीं मिल पाती है एमबीबीएस की, वो दोबारा रिपीट कर रहा होता है, तो वो इस तरह अपना बच्चा जो है अपने साल ज़ाया कर रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा एडजस्ट करना ज़रूरी है बच्चों से कि भाई देखें, अगर आपके पास प्री मेडिकल आपने लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमबीबीएस और बीडीएस को ही ऑप्ट करेंगे अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने करियर गोल से रिलेटेड। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास फील्ड्स हैं, जैसे कि हमारे पास डी फार्मेसी है जो कि जिसका स्कोप पाकिस्तान में है, जैसे कि हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी कहलाते हैं। ये भी एक 5 साल का प्रोग्राम है जो कि डिग्री प्रोग्राम होता है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट करा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी दूसरी फील्ड्स हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशनल साइंसेस। इन तमाम फील्ड्स में भी स्कोप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं हुआ आप डिसहार्ट होकर पढ़ाई ही छोड़ दें या फिर बार बार रिपीट करते रहें। बार बार रिपीट करने से आपका साल ज़ाया होगा और पढ़ाई छोड़ देने से आपका ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी, आप ही समझ लें। तो ये दोनों चीज़ें नहीं करनी, आपने उससे और दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना है लाजमी, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आप देखें कि आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट उनके अलावा डेवलप होता जा रहा है उन चीज़ों को आप ऑप्ट कर सकें। तो ये 2 चीज़ें हैं कि जी आपने इंटरमीडिएट को ख़राब नहीं करना अपने एमडी कैट को रख के। दूसरी चीज़ कि अगर आपका एमबीबीएस में या बीडीएस में नहीं हो पाता तो आपने जो है वो बिल्कुल ही उसको मतलब सर पे सवार नहीं कर लेना है। आप दूसरी फील्ड्स की तरफ जाकर भी अपना करियर बेहतर तरीके से बना सकते हैं मेडिकल के अंदर। ठीक है। बहुत शुक्रिया इब्तिसाम फॉर गिविंग टाइम विद अस। और अगर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके कुछ सवालात हैं, कोई चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली हम सर इब्तिसाम को दोबारा बुलाएंगे अपनी नई पॉडकास्ट के साथ, ताकि स्पेसिफिकली हम उन चीज़ों पे बात कर सकें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फील फ्री। एंड विद दिस इंशाल्लाह सी यू सेम टाइम नेक्स्ट वीक। थैंक यू।